नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारा शो खर्चा पानी शुरू हो चुका है। खर्चा पानी के में आज हम दो चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। दो चीजें दो रिपोर्ट की शक्ल में सामने आई हैं। एक है क्रिसिल की रिपोर्ट और दूसरी है आरबीआई की रिपोर्ट। क्रिसिल ने बैंकों के आउटलुक पर एक चर्चा की है। कल मूडीज की बैंकिंग सिस्टम की रैंकिंग पर चर्चा हो रही थी, तीखी बहस थी, और आज भी चर्चा हो रही है क्रिसिल की रिपोर्ट पे। क्रिसिल ने कहा है कि बैंकों के एनपीए बढ़ने वाले हैं, भारतीय बैंकों के एनपीए बढ़ने वाले हैं। इस पर थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन बट्टे खाते में चले जाते हैं, बैंक उनको उगा नहीं पाता है, अगर मोटी भाषा में हम समझाएं। और दूसरा टॉपिक है हमारा आरबीआई की रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट क्या है? आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेक्स रिजर्व, जो भारत का विदेशी मुद्रा कोष है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो शायद अच्छे रिटर्न मिलने के आसार हैं। ये आरबीआई का कहना है अपनी रिपोर्ट में, तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये खबरें इसलिए चुनते हैं कि साहब बड़ी जरूरी खबरें हैं। बगल वाले स्टूडियो से आवाज आ रही होगी, गाने वाने की कुछ हो रहा है, तो उसको भी बुरा मत मानिएगा। लेकिन बातचीत करेंगे हम अपने आज के गेस्ट सिद्धार्थ जी से। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। खर्चा पानी शुरू हो चुका है। खर्चा पानी में क्रिसिल की रिपोर्ट के बारे में हम सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे। क्रिसिल मतलब अगर आप कुछ लोगों को कहानियों को धारावाहिक रूप से पढ़ने का अगर शौक हो, जो पत्रिकाओं में छपती थी कि एक हफ्ते इस अंक में कहानी आई, फिर अगले हफ्ते कहानी आती थी तो आगे उसमें लिखा था गतांक से आगे, यानी पिछले अंक से गत अंक से आगे। तो गतांक से आगे ही बहस हो रही है आज भी। तो कल हमने बैंकिंग पे थोड़ी बातचीत की थी, हमने और सिद्धार्थ जी ने, तो और आज भी क्रिसिल की रिपोर्ट पे गतांक से आगे का किस्सा है कि क्रिसिल के प्रोजेक्शन आए हैं कि बैंकों के एनपीए मार्च 2022 तक 8 से 9% तक होने वाले हैं। मार्च 2021 तक ये 7.5% था, 8 से 9% बढ़ना है। और जो सबसे ज्यादा पीक था एनपीएस का वो मार्च 2018 तक था, जो 11.2% के आसपास था। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये जो आंकड़ा है ये एक प्रकार से एक्चुअल सिचुएशन नहीं दिखा रहा है। अच्छा। जो 7.5 का अंक था, ये जिस वर्ष हुआ तो वो कोविड वर्ष था एकदम। और उस टाइम आपको ध्यान में होगा कि एनपीए की जो प्रोसेस होती है रिकॉग्निशन की, एक प्रकार काफी से लंबी होती है। हाँ, वो मोरेटोरियम मिल गया था क्योंकि सब इकोनॉमी बंद थी। तो एक बैंक्स को उस टाइम एक प्रकार से रिलीफ दिया गया कुछ समय के लिए। अब दूसरा जो ये रिपोर्ट का एस्टिमेशन है कि 8 से 9% होगा, तो वो 9 हो सकता है, 9.25 भी हो सकता है, 8.25 भी हो सकता है, या 8 हो जाए। तो ये सारी एस्टिमेशंस होती हैं। बट इस वर्ष बढ़ेगा क्यों, अगर ये हम मेन मुद्दा डिस्कस करें तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख के आ रही हैं। गत वित्तीय वर्ष यानी जो 1 अप्रैल इस वर्ष जो शुरू हुआ जो वित्तीय वर्ष अगले 31 मार्च तक है, इसमें दो बातें देखने को मिल रही हैं। एक, जो छोटे लघु उद्योग हैं, एमएसएमईज, इनमें काफ़ी सत्यानाश हुआ है बिजनेस को लेकर। और सेकेंड वेव ने जो अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही, बिजनेस का उससे लेन देन नहीं है एक प्रकार से, बट उसमें बहुत बड़ा एक झटका लगा। पहला क्वार्टर अप्रैल में तो बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया। जून में थोड़ा बहुत संभलना शुरू हुआ, और क्योंकि छोटे उद्योग एक प्रकार से छोटा बैलेंस शीट होता है, उनकी कैपेसिटी शॉक्स को सहने की भी कम होती है। इतना पैसा नहीं होता है, बड़े बड़े टाटा मनी टाइप वाले पैसे होते नहीं हैं इनके पास, ना बैंकों से उतना उधार लेने की व्यवस्था होती है, तो उनको मुश्किल हो रही है। और दूसरा, उसके साथ जो छोटे थे, जैसे एक मिसाल के तौर पे किसी ने 20 लाख का लोन लेके बाल काटने की दुकान डाल दी, सलून डाल दिया। किसी ने, आजकल आपने एक ट्रेंड देखी होगी, एक ये चाय की दुकान, तो फ्रेंचाइजी ले ली किसी कॉफी चेन की, तो वो फ्रेंचाइजी बेसिस पे होता है, वो ब्रांड देते हैं, सारा प्रोसेस देते हैं, आप अपना पैसा लगा दो। 60-70 लाख 80 लाख से कम में कहाँ कोई दुकान खुलने वाली है, तो वो लोन ले लेते हैं, कुछ अपना गिरवी रख लेते हैं, कुछ सोना, कुछ इस टाइप का। वो जिसे रिटेल सेगमेंट कहते हैं। किसी ने कोई फैंसी आइसक्रीम एंड शेक्स का पार्लर बना दिया, तो ये भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं, जिनका काम ऐसा होता है कि रोज ग्राहक आएगा तो ही अगले दिन दुकान खुलेगी। ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं है कि किसी ने सरिया बना के होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे दिया, तो 3-4 महीने में पैसा कभी ना कभी आ ही जाएगा, 10 पैसे कट भी गए तो। ये रिटेल और एमएसई सेगमेंट में काफी बुरा हाल है। और पूरे लोन का 40% का स्टेक इनका है। हाँ, और वो 40% है। इनके इनफॉर्मल लोन्स भी होते हैं,
ये है रिकॉग्नाइज लोन्स, मतलब जो ऑफिशियल सिस्टम से लिया है। इसमें तो परिवार से, यार दोस्त से 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये बहुत बड़ा एक होता है। इसमें मतलब वो वर्किंग कैपिटल वैसे भी मिलता है, तो इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस आएगा। और अब आपने 2018 वाला जो डेटा बोला गया, उस टाइम वो जो आंकड़ा था ना, वो एक विशेष कारण उसमें ये भी था कि उस टाइम सरकार, रिजर्व बैंक की उससे पहले जो एक मुहिम चल रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि बैंकों के जितने खराब लोन हैं, जिसे बैड डेट कहा जाता है, जो लोन वापस आने की उम्मीद नहीं है, उसको सब आप रिकॉग्नाइज करके डिक्लेयर कर दो। अच्छा, तब तक एक रीति रिवाज चल रहा था कि कई बारी, और बहुत दशकों से चल रहा है ये, कोई पर्टिकुलर नहीं, कि थोड़ा कम बताओ, थोड़ा अंडर द टेबल रख दो, डिस्गाइज कर दो। जैसे आपको याद होगा, ये बैंकों की बदमाशी थी एक तरह से, बदमाशी कह लीजिए या थोड़ा क्रिएटिव अकाउंटिंग कह लीजिए, बदमाशी शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा। ये जरूर है कि कई बैंक अधिकारी, एनपीए कम दिखे तो हमारी इज्जत रहेगी, हमारा मतलब सरकार में वो इंक्रीमेंट वाला सालाना वो मामला नहीं होता है, बट एक प्रकार से जो परफॉर्मेंस बोनस और बहुत सारी चीजें होती हैं, अप्रेजल अच्छा होगा। तो ये बड़ा एक था। एक मैं बिना नाम लिए बताऊंगा कि एक बारी देश के बहुत बड़े एक बैंक के जब चेयरमैन रिटायर हुए, अच्छा, तो दूसरे चेयरमैन आए। दूसरे चेयरमैन ने सबसे पहले काम किया कि उस बैंक का जो उस पीरियड का जो एनपीए था, उसको सारा रिवाइज करके नए सिरे से पब्लिश कर दिया। तो उसमें काफी बढ़त देखने को मिली, तो हल्ला मच गया बाजार में, बैंकिंग सिस्टम में, और जो इस क्षेत्र को फॉलो करते हैं कि ये क्या हुआ। तो जब पता किया गया तो ये बताया गया कि जो पहले था, उन्होंने जाते जाते अपने अवार्ड बेस्ट बैंकर अवार्ड लेने के चक्कर में एनपीए कम रखा था। अच्छा, जो नए चेयरमैन आए, उन्होंने कहा भाई साहब हमें तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाना है, ये दिखा दो। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। तो 2018 का जो नंबर है ना, इसको हमने उस परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए, दैट इट वाज रियलिटी कमिंग आउट, जिसे कुछ हद तक, सारा नहीं, कुछ हद तक सप्रेस भी किया मतलब ये मतलब इसको किसकी उपलब्धि माना जाए, बैंकिंग रेगुलेटर्स की माना जाए कि प्रशासकों की उपलब्धि माना जाए? हमने बहुत बारी चर्चा की, और मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में काफी सुधार हुआ, और ये ऐसा सुधार है जो अभी पब्लिक महसूस पूरी तरीके से नहीं, मैं भी ये मानता तो हूँ बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ है, और भी सुधार की गुंजाइश है भी। नहीं, सबसे बड़ी सुधार अगर मैं बोलूं, अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई साहब आप क्या चाहते हो, तो मैं कहूंगा भाई साहब उधार सस्ता होना चाहिए, कर्ज सस्ता, होम लोन और गाड़ी का लोन, बाकी पर्सनल लोन सस्ते कर दो। हमें क्या मतलब है भाई साहब, आप मालिक हो, भारत सरकार, बैंक आपके, चेयरमैन, डायरेक्टर, स्टाफ सब आपके, जो नौकरी वहां कर रहे हैं उनकी पक्की नौकरी है एक प्रकार से, उनकी तनख्वाहें अच्छी खासी हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ बंधा हुआ है। हम कस्टमर हैं, आप हमसे डिपॉजिट लेते हो, हमारे डिपॉजिट पे लगातार आप कम दर दिए जा रहे हो। और जब मैं एक प्रकार से अपना ही पैसा आपसे मांगने आता हूं कि यार गाड़ी खरीदनी है, कुछ करना है, बच्चे को पढ़ाना है, कुछ और शादी ब्याह कोई भी चीज है, फैक्ट्री डालनी है, आप 8%, 8.5%, 9, 9.25, 9.5, और जितना छोटा उसको ज्यादा रिस्क, उसको ज्यादा लोन। जब आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े उद्योग आते हैं, आप उनको सस्ता करके देते हो। लेकिन वो कंडीशन ड्रिवन भी तो हो सकता है ना सिद्धार्थ जी। 2 साल से हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, इकोनॉमी डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन से बाहर कैसे आऊंगा जब सस्ती दरों पे लोन आ रहा है? और क्या, जब डिप्रेस है कोई आदमी, जब कोई आदमी बीमार है, तो आप उसको बोलते हो मैराथन लड़े। मतलब अब मेरे को क्या मतलब है कि सरकार ने बैंकों का सुधार किया? मेरे लिए बैंकों का सुधार मतलब एक, मेरे को मेरे बैंक से सुविधा पूरी मिल रही है, मैं वहां तंग नहीं किया जा रहा हूं, लाइन में नहीं खड़े होने की नौबत है, एटीएम में कैश बराबर भरा हुआ है। बट सबसे मेन चीज है कि यार मेरे को सस्ता लोन दो, ताकि मैं अपना जीवन आगे बढ़ा पाऊं, दुकान डालूं, टमटम लूं, मोटर गाड़ी लूं, कहीं विदेश जाना है, हर किसी की जिसकी जो आवश्यकता उस प्रकार से मैं कर पाऊं। आप तो कर ही नहीं रहे। भारत की जो लोन रेट्स हैं, वो किसी भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में से, और दावे से मैं ये कहता हूं, आप कंपेयर करके दिखा दो इतनी बड़ी कोई अर्थव्यवस्था जो हो, पॉपुलेशन वाइज, अदरवाइज, जिसकी कॉस्ट ऑफ मनी इतना हाई हो। देख लो, अमेरिका से कंपेयर कर लो, आपके शो पे कितनी बारी चर्चा हुआ, 2% में आपको होम लोन मिलता है। आज दिखा दो 2% पे होम लोन। यहां गरीब से गरीब प्रधानमंत्री टाइप आवास योजना टाइप वाला भी अगर कोई लेना चाहे ना लोन, 2% क्या भाई साहब, 6, 6.5, 7, 7.5% से कम में कोई घुसने नहीं देगा बैंक में।
अच्छा, ये मैं इस बात पे थोड़ा सा कहना भी चाह रहा था। कल की हमारी जो बातचीत थी तो उसमें कई एपिसोड में कई लोगों के कमेंट आए कि बैंकिंग सिस्टम में सुधार तो हुए हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का सुधार भी एक बहुत बड़ी बाइनरी का शिकार है। उसमें भी रूरल वर्सेस अर्बन का डिवाइड है। गाँवों के बैंक में जाइए, आपको जाना पड़ता है बैंकों के अंदर। गाँव की जनता अभी भी, जो गांव के बीच में छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, वहां पे उनको जाना है, वो जाकर पासबुक लेकर जा रहे हैं। अभी भी मैं भी कई गांव में देख रहा हूँ, हमारे खुद के गांव में है कि वहां पे वो जाते हैं पासबुक लेकर, ये करवा दीजिए साहब, वो करवा दीजिए। तो बैंकिंग अभी तक मुझे तो लगता है कि ये एक रूरल वर्सेस अर्बन की बाइनरी मौजूद है। बिल्कुल है। और हमें ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि बड़े शहरों में, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, बाकी बड़े थोड़ा तामझाम 5 स्टार्स कल्चर में कि सब डिजिटल, सब हाँ, 10 बैंक अच्छे हैं तो ये नहीं कि बैंकिंग सिस्टम। हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिशनल बैंकिंग का अभी रोल है और काफी समय तक रहेगा। और एक चीज और जोड़ दूं इस बात में, आपने देखा होगा आज सुर्खियों में एक खबर है कि एक जबरदस्त फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है। काफी रोचक आप देखिए उसमें क्या फ्रॉड है। उसमें फ्रॉड सारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति का जो विदेशी नंबर है उसी से लगभग मिलता जुलता इंडिया का मोबाइल नंबर ले लिया गया। और मैं बार बार कहता हूं, आज हम स्टोरी करवा रहे हैं उसमें भी कह रहा हूं, आपके दर्शकों को भी कह रहा हूं, भाई साहब जो मर्जी हो जाए, कोई कितना भी आपको बेवकूफ बना लीजिए, ये समझ लीजिए ओटीपी किसी को ना दे। अगर आपने ओटीपी नहीं दिया तो आप बचे हुए। घर के अगर 10 दरवाजे हों, चोर 9 तोड़ दे, 10वां ताला ओटीपी की चाबी आपने दी, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो रूरल में आपने जो डिजिटल डिवाइड की बात की, ट्रस्ट की भी डिवाइड है, ट्रस्ट डेफिसिट है, ये भी है, बात सही है। चोरी का भी डर है। तो हर कोई इतना लिटरेट नहीं है डिजिटल में। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में कितना उनको डिफिकल्टी ना लिटरेट है, ना उतना ज्यादा परिचित है इस पूरे फ्रॉड के नए तरीकों से। हाँ, और विचित्र, चोर तो पुलिस से हर टाइम आगे ही होता है। हम लोग खुद अपरिचित हैं फ्रॉड के नए तरीकों से। तो एक डिवाइड है। अच्छा, इसमें बात है सिद्धार्थ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2018 वाला जो पीक है, इसका आप बता रहे हैं कि वो पिछला बैकलॉग था जो अपीयर हो रहा था 11.25% का, 7.5% 2021 में था, 2022 में ये 8 से 9% होने जा रहा है। तो क्या जो कोविड के समय और इस 1.5 साल के दरमियान रिटेल और एमएसएमई लोन्स, क्रेडिट कोलैटरल फ्री लोन्स देने की योजना आई, पुश किया गया बैंकों को कि लोन दीजिए, तो क्या ये रिफ्लेक्शन अभी आगे का बढ़ने का आसार है कि एनपीएस क्या हुआ? मतलब मैं जा रहा हूँ कि ये क्या बैकलॉग आगे आने वाले 23-24 के वित्त वर्ष में दिखेगा? नहीं, आपका सवाल बहुत एक सटीक सवाल है कि ये बढ़ सकता है क्या ये सही फिगर है? हाँ, क्योंकि एनपीएस बहुत दिनों में क्रिएट होंगे। देखिए, उसका रीजन है, 2 चीजें हुई थी कोविड के परिणाम स्वरूप। एक रिस्ट्रक्चरिंग के, एक थोड़ी रिलैक्सेशन, एक नई डिस्पेंसेशन आई थी जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, और एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी जी। उन दोनों के चलते क्या हुआ कि जहां डिफॉल्ट होने के डर थे उसको बचा दिया गया, सही समय पे दवाई दी गई। क्रिसिल ने कहा कि इनसे नुकसान तो हुआ। वही है कि जब आप ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड के अलग परिणाम है। एक प्रकार से स्टेरॉइड दिया गया इमरजेंसी, ठीक है। जब ये स्टेरॉइड को हटाया भी जाता है तो ये बोला जाता है साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, खाने वाले को भी, सिमिलरली देने वाले के भी है। तो ये पक्का आपका सवाल बिल्कुल सही है। तभी मैंने आपको कहा कि 9 का 9.25 भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं, 9 का 10 भी हो सकता है, 23 में हो सकता है, बढ़ी भी और नंबर बढ़ भी हो सकता है। तो अभी हम 1-1.5-2 साल जब तक पूरी अर्थव्यवस्था वापस नहीं आएगी, और आखिरी बात, लोन बैड ना हो, डिफॉल्ट ना हो, वो कैसे ना हो? वो तभी होगा कि लोन लेने वाले के जो बिजनेस का प्लान है वो चले, वो इतना कमाए कि अपनी किस्त चुकाए और बाकी बचाए। और मैं इनके लिए कह रहा हूं जो लोग नियति से अच्छे हैं, जो नीरव मोदी टाइप है, उनको तो इन सब से कोई मतलब नहीं है। जिनकी नियत ही खराब है उनके लिए क्या कहा है? वो तो डेलिबरेट डिफॉल्टर है, जिसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है बैंकिंग में, क्रिमिनल डिफॉल्टर। वो लोगों पे ये हमारी सारी लॉजिक अप्लाई नहीं करती जी। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। हमारी आज की दूसरी खबर आरबीआई की रिपोर्ट से जुड़ी हुई। ये रिपोर्ट बड़ी रोचक है और मेरे कुछ सवाल हैं इस रिपोर्ट पे सिद्धार्थ जी। आरबीआई ने उनकी रिपोर्ट है द लो यील्ड इन्वायरमेंट एंड फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेजमेंट, इस रिपोर्ट का शीर्षक है। कहा है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी फंड्स के जरिए, तो
अच्छे रिटर्न मिलने के आसार हैं। जो कोट है कि स्मॉल पोर्शन इन्वेस्टमेंट विल ऑगमेंट इन रिटर्न, आरबीआई की रिपोर्ट की हवाले। तो फॉरेक्स रिजर्व भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है उसकी बात है, जो इस समय 639 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है। तो आरबीआई ने कहा है कि साहब 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 13.25% के आसपास, 10 साल पे 11% के आसपास, 15 साल पे 7.25%, 20 साल पे 5.5%, 25 साल पे 7.5% और 30 साल पे 8.5%। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और कह रहे हैं कि आरबीआई का कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट फायदे का सौदा हो सकता है। क्या, मेरा एक सवाल छोटा सा यहीं पे है कि क्या आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाह रहा है, और ऐसा है तो क्यों? देखिए, पहली चीज कि ये क्या है, ये एक इंटरनल रिपोर्ट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कई ऐसे तकनीकी विषयों पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि हर रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है, इम्प्लीमेंट होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 640 बिलियन डॉलर जो है लगभग हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, ये किसी भी कंट्री में जितने बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उतना उस कंट्री के इंपोर्ट्स को वो परचेज कर पाए, उसकी क्षमता देखी जाती है। और आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, ये 3 हमारे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट के आइटम है जिसके लिए हमें डॉलरों की ज़रूरत रहती है। अब ये जो पैसा है, आपको किसी भी सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में आपको पता है कि पैसा जिससे आप लेते हैं तो उसको आपने कुछ रिटर्न देना भी आपको। तो ये जो कह रहा है कि आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप इक्विटी मार्केट में डालेंगे। मैं साफ साफ एक बात कह दूं, मुझे तो लगभग असंभव लग रहा है कि ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे माहौल में कर पाएगी, क्योंकि दिस मनी इज हेल्ड इन ट्रस्ट। ये किसी व्यवस्था के चलते डॉलर आए हैं, ठीक है। जो विदेशी निवेशक है जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं, उन्होंने रिजर्व बैंक को डॉलर दिए और रुपया लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल उनके अपना पैसा है, बट उस पे जो कमाई होती है, क्योंकि करेंसी के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो अगर आपके पास $100 है जो आज 7,000 रुपए का है, 7.5 का है, 7.25 का है, कल को 9 का हो सकता है और किसी दिन 6,000 का भी हो सकता है। इतनी शार्प नहीं होती है, लंबे समय की बात कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूएशन का होता है। तो रिजर्व बैंक के लिए ये कहा गया है कि आप इसमें से 640 में से एक छोटा अंश उठा के इक्विटी मार्केट में डाल दीजिए। आपको ध्यान होगा कि अब प्रोविडेंट फंड का पैसा भी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लग रहा है, तो थोड़ा बहुत लग सकता है। थोड़ा बहुत लगने के पीछे बहुत मुस्तैदी रखनी पड़ेगी, और क्योंकि पब्लिक फंडिंग मनी इज इन्वॉल्व, इसलिए बहुत ज्यादा आप इसको कॉशियस रहना पड़ेगा। यानी सटोरी बाजार में लोग लगावे में पर रिजर्व बैंक लगाए, और इसका पॉलिटिकल परिणाम क्या होगा कल को अगर कुछ मार्केट क्रैश हुआ, तो मुझे लगभग ये असंभव लग रहा है कि इस टाइप की कोई सजेशन इंप्लीमेंट हो पाएगी। ये एकेडमिक थॉट प्रोसेस और आइडियाज देने की बात है। आपके शो में तो हमने भी कई आइडिया दिए, सब थोड़ी इंप्लीमेंट होते हैं, यानी एक भी हो जाए वो काफी गनीमत है। अच्छा, इसमें स्टॉक मार्केट की बात हो गई सिद्धार्थ जी, तो स्टॉक मार्केट को लेके कई बार रिजर्व बैंक ने कहा है, काफी मजबूती के साथ कहा है कि स्टॉक मार्केट में एक बबल बन रहा है। अभी मतलब रिसेंट एग्जांपल आईआरसीटीसी का देख लीजिए आप, उसके शेयर बढ़े गिर गए। तो स्टॉक मार्केट को लेकर में, इन्वेस्टमेंट को लेकर रिजर्व बैंक का एक एप्रीहेंशन रहा है। तो अब इस समय अगर रिजर्व बैंक लोगों को एक थोड़ा ज्यादा मुस्तैद और थोड़ा ज्यादा पक्का रिटर्न का वादा कर रहा है, देखिए तो क्या पहली बात जो डबल थॉट्स हमें होने चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि बबल शब्द तो नहीं है, आपने एक स्थिति की तरफ इशारा किया है। शब्दावली डिफरेंट हो सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी इस विषय में ये कहा है, लिक्विडिटी पे भी कमेंट किया है जी। बट मेन मुद्दा समझिए, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट की कंपनीज, वहाँ की कार्रवाई और वहाँ के प्रोसेस और प्रणाली पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्वायत्व है, रेगुलेटर है। इसमें आरबीआई की वो इस टाइप की नहीं है। दूसरा विषय जो आपने उठाया कि जो वैल्यूएशन है मार्केट की, आईआरसीटीसी के आपने एग्जांपल दी, मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे ना बोलते हुए किन कारणों से, बट ये सबसे बड़ा इशू है कि इस समय पे मार्केट में कई शेयर्स को लेके विशेषज्ञ कह रहे हैं
कि हमें समझ नहीं आ रहा है इतना वैल्यूएशन क्यों बढ़ा है। कई शेयर्स के बारे में ऐसी बात हुई है, कई हो रही है। अब IRCTC का उदाहरण में केवल वो करता क्या है, लोग जो जानते, IRCTC के पास मोनोपोली है रेलवे की हर टिकट और उससे जुड़ी हुई कोई जो पैसेंजर वाली है, केटरिंग है, बाकी चीजें हैं, वो उसके थ्रू जाते हैं। तो एक प्रकार से डोमिनेंट मोनोपोली है। और शेयर बाजार का एक मूलभूत आप ये समझ लीजिए फंडामेंटल, शेयर बाजार पिछले कल में जो बीत चुकी और जो आज बीत रही है वर्तमान समय में अभी, उससे ज्यादा जो हो सकता है, जो बीत सकने की चांसेस हैं 2 वर्ष बाद, 5 साल बाद, उम्मीद की किरण पे वैल्यूएशन आती है। आज शेयर मार्केट मानता है इस कंपनी से मुझे इतना मुनाफा होगा, और वो कहता है 5 साल बाद मार्केट बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे, खरीदार आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो उसको लेके वैल्यू अस्क्राइब करता है, जिसे पी मल्टीपल कहा जाता है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, कि आप कंपनी कमा क्या रहे हैं अर्निंग्स और उसकी शेयर का प्राइस क्या है, जो आप एज निवेशक देखते हो। तो इसमें बड़े टेक्निकल मॉडल्स हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ जो बेयर्स की आर्गुमेंट, भालू की आर्गुमेंट है कि बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं 60-62 हजार क्या 1 लाख पे जाने वाला है मार्केट। तो सत्य तो किसी को नहीं पता, बट एक चीज जरूर, आखिरी बात, कि आपको करीब 20 वर्ष के टाइम पीरियड में अगर आप स्टॉक मार्केट की ट्रेजेक्टरी देखें तो आपको ये ऊपर ही दिखेगी, ऐसे है। बट अगर आप उसको फोकस करेंगे तो उस सीधी लाइन में कई बारी गिरावट, अप्स एंड डाउन्स है, बट इसकी ट्रेजेक्टरी दिशा ऊपर की तरफ है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, कंपनीज बड़ी बन रही हैं, और सबसे बड़ी बात, सोने से हटके, बाकी चीजों से हटके एक निवेशकों की क्लास है जो जल्दी पैसा कमाना चाहती है, 100 का 1000 करना चाहती है, जो मार्केट में आ रहा है। और आप मार्केट से आगे निकल गए। हमने तो बिटकॉइन और डिजिटल कॉइन्स की बात ही नहीं की, उसमें ऐसे ऐसे हम लोगों को चौंकाने वाले डेटा मिल रहे हैं कि 23-24 साल के लड़के, थोड़ी कमाई है, पिताजी से पॉकेट मनी टाइप को ही लगा रहे हैं, अपनी तनख्वाह में से अगर 20,000 की तनख्वाह है, 2,000 रुपया बचा पा रहे हैं, 1,000 रुपया डिजिटल में डाल रहे हैं कि जी डिजिटल 1,000 का 10,000 हो जाएगा। थोड़ा मोहमाया का खेल है, और लेकिन वो भी है, लेकिन वो बड़ा ग्रे एरिया भी, डिजिटल वाला बड़ा रिस्की है, बहुत ग्रे एरिया है। मतलब वो की करेंसी है भी कि नहीं, कोई रेगुलेटेड नहीं है, कुछ पता भी नहीं, भारत में तो उसके प्रति कोई कानून भी नहीं है और कोई लीगल यूज भी नहीं है, और सरकार की और रेगुलेटर की नजरें थोड़ी तल्ख भी हैं इस पूरे सिस्टम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको ट्रैक करना जरा मुश्किल है एकदम, कि कौन है माई बाप, उससे आपका पैसा लेके कौन भागा, कुछ पता भी नहीं। आखिरी सवाल इसी पे, फिर शो को खत्म करते हैं, कि क्या आपको अभी भी लग रहा है कि एक आरबीआई थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, फॉरेक्स रिजर्व में इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर? नहीं, अभी आरबीआई ने तो इस पे कोई अपना फैसला या उसमें फैसला तो नहीं दिया, रिपोर्ट बस रिपोर्ट के हिस्से सामने आए हैं। हाँ, वो आरबीआई की वेबसाइट पे सारे ऐसे रिपोर्ट अपलोड हो जाते हैं, रिसर्चर एकेडमिक्स इस पे चर्चा करते हैं। रिजर्व बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब वो कोई चीज़ों पे फैसला करती है तो बड़े प्रॉपरली अनाउंस करती है, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आरबीआई इज होल्डिंग इन वन वे, कि ये एक प्रकार से जिसे हम कहें कि ऑन बिहाफ है। कोई रिजर्व बैंक की अपनी कमाई नहीं है कि वो तय करे, तो इसमें कई सारे इफ्स एंड बट्स लगेंगे इस। मतलब काफी बहस तलब रिपोर्ट सामने आई है, जो भी अपडेट आएंगे इस पे तो जाहिर सी बात है हम उस पर भी बातचीत करेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहस तलब खबर है, बहस तलब अपडेट है, इस पर डूज एंड डोंट्स हैं, तमाम येस और नोज हैं, तमाम बातें होंगी, तमाम विवाद होगा, तब कहीं जाकर एक कंक्रीट स्टैंड बनेगा आरबीआई का। आरबीआई ये करता है, किसी बात पर पूरे बहस को, पूरी एकेडमिक्स और इकोनॉमिस्ट की बहस को सुनता है, और तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद एक कंक्रीट स्टैंड के साथ बैंकर ऑफ द बैंक्स सामने आता है। वो अपना स्टैंड लेकर सामने आता है, तब पब्लिक में कुछ भरोसा होता है। अब इसके अलावा क्रिसिल की रिपोर्ट भी है, 8 से 9% तक एनपीए होने के आसार हैं, और जैसा सिद्धार्थ जी भी बता भी रहे थे कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 2023 में, 24 में, 25 में, अभी ये 2 साल का जो लोन का पुश था एमएसएमईज को, रिटेलर्स को, क्या वो लोन भी एक बड़े एनपीए के रूप में सामने आने वाला है? इस रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई थी लोन की, क्या वो एनपीए के रूप में सामने आने वाला है? तो इन सब पर भी बातचीत हुई। आपका क्या सोचना है इस पूरी बातचीत पर, हम जरूर जानना चाहते हैं, हमें बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
अपनी राय, अपने सवाल, अपने अनुभव बैंकिंग को लेके, तमाम चीज़ों को लेके जो भी है बताइए, हम जानना चाहते हैं, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।